वेलकम टू माय चैनल DSR ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम आगे की प्रोसेस के बारे में जानेंगे फर्टिलाइजेशन की। पिछली लास्ट जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी वो हम जान चुके थे, स्पर्म अट्रैक्शन एंड कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ये तीनों प्रोसेस हम जान चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम लास्ट जो प्रोसेस बची हुई है उसके बारे में जानेंगे, जो कि है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। तो प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोन्यूक्लियाई इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस होते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं मेल से और फीमेल से। तो सी अर्चिन का हम बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन की चौथी बार प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सी अर्चिन का ये डायग्राम है। सी अर्चिन्स में हम काफ़ी कुछ अभी तक जान चुके थे कि जो एक ओवम होता है, ओवम में एक उसका अपना न्यूक्लियस होता है जिसे हम अभी प्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड हुआ है ये अभी अभी। और फिर उसके आसपास हमने ये भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि एक ही स्पर्म आगे बाइंड कर सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता। मोनोस्पर्मी कंडीशन होती है यहाँ पर, पॉलीस्पर्मी कंडीशन नहीं होती है। तो क्या होता है कि ये जो स्पर्म है ये आकर बाइंड करेगा। और आपको बता दिया जाए कि स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में हम जान ही चुके थे कि यहाँ पे सबसे आगे जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम तो जो इसकी लेयर है उनको पंक्चर करने में डिस्ट्रॉय हो चुका है, यूज़ हो चुका है। फिर बचा क्या है, न्यूक्लियस बचा हुआ है, उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ है और उसके बीच में भी एक सेंट्रियोल बचा हुआ है। बाकी टेल पोर्शन है। कौन सा पोर्शन ओवम के अंदर जाएगा और कौन सा पोर्शन रह जाएगा उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म की बात कर रहे हैं कि स्पर्म का कौन सा वाला पार्ट जो है वो ओवम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और कौन सा वाला पार्ट रह जाता है, तो वही आगे हम देखेंगे। फिर ये जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी होगा। ये तो सिंपल सी बात है, स्पर्म भी एक सेल है तो उसके पास अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ओवम भी एक सेल है तो उसके पास अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा और अपना न्यूक्लियस होगा। बाकी ये आपको पहले बता ही चुके थे कि पहले तो ये जो सेल है, ओवम की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से एग है। तो ये एग किस टाइप का एग है इसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये माइक्रोलेसिथल एग है। माइक्रोलेसिथल एग कैसे होते थे, जिनमें योक की प्रेजेंटेशन बहुत कम होती थी और ग्रेनुलर फॉर्म में रहते थे। तो ये योक की प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई हुई है। फिर जो एग है, एग अपनी प्रोटीन्स भी बना चुका होगा, कुछ mRNA भी बना चुका होगा, यहीं पे mRNA भी पड़े होंगे, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एग जो है वो पहले से ही प्रोटीन बना के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर चुका है। तो वही प्रोटीन्स यहाँ पर भी पाई जाती हैं जिनका आगे रोल्स होगा, इन्फॉर्मोसोम बोलते हैं जिसको। तो आगे देखिए होता क्या है, ओवम से स्पर्म बाइंड करता है तो उसमें केवल न्यूक्लियस और सेंट्रियोल ही ट्रांसफ़र होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और जो उसके पीछे फ्लैजिला है वो रह जाते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं। ट्रांसफ़र तो वो भी होते हैं, मतलब यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म तक, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो रह क्या जाता है, केवल एक न्यूक्लियस रह जाता है और उसके पीछे सेंट्रियोल रह जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर जैसी थी स्पर्म में वैसे ही है, सबसे आगे न्यूक्लियस है, उसके जस्ट पीछे सेंट्रियोल है और उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजिला था। लेकिन इसमें इस तरीके से ये प्रोसेस नहीं रहती है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में एंटर करता है उसके बाद 180 डिग्री पर ये रोटेट हो जाते हैं। तो 180 डिग्री पर रोटेट होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस पीछे रह जाता है और सेंट्रियोल आगे आ जाता है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से है कि दोनों न्यूक्लियस, यानी मेल का न्यूक्लियस और फीमेल के न्यूक्लियस के बीच में सेंट्रियोल आ जाता है और बाकी ये सारे कहाँ हो जाते हैं, उसके साइड वाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है वो उसमें पॉलीमराइजेशन होने लगती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होने लगती है। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर आपने पढ़ा होगा सेल में, मेटाफेज स्टेज में जो कि दिखाई देते हैं, तो वो इन्हीं से फॉर्मेशन होती है उनकी, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल का वर्क क्या होता है, सेंट्रियोल के वर्क यही होता है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स आगे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो मेल न्यूक्लियस हो गया, प्रो न्यूक्लियस ही बोलेंगे उसे भी। और ये सेंट्रोसोम होता है, जो एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
और वो जो सेंट्रियोल होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, जिनमें पॉलीमराइजेशन होती जाती है और फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा, और ये सारे के सारे एक्सटेंड होते जा रहे हैं और इतने एक्सटेंड हो जाते हैं, इतने पॉलीमराइज हो जाते हैं कि वो यहाँ फीमेल के प्रोन्यूक्लियस तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रोसेस की जो फॉर्मेशन होती है इसको बोलते हैं एस्ट्रल फॉर्मेशन। एक जस्ट लाइक अ स्टार की तरह ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टार में जैसे बहुत सारी रेज निकलती है, वैसे ही ये इसीलिए इसको एस्ट्रल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि फीमेल के न्यूक्लियस तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने लगती है। फिर आगे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर में आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड और दूसरा नेगेटिव एंड। तो ये जो तो एंड है इन पे डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये रोड का काम करते हैं सेल्स के अंदर। साइटोप्लाज्म में ये जो पड़े हुए हैं ये एक तरीके से रोड का वर्क करेंगे। अब रोड का वर्क कैसे करेंगे, इनके ऊपर ये जो कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे डायनिन, काइनेसिन और मायोसिन प्रोटीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, वो व्हीकल का काम करते हैं और ये रोड का वर्क करते हैं। और यहाँ से कुछ कार्गो यानी कोई भी ऑर्गेनेली या कोई भी वेसिकल्स ले जानी हो यहाँ से वहाँ, तो उसके लिए ये रोड का वर्क करते हैं। तो ये जो क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये डायनिन प्रोटीन्स हैं। तो ये एक तरीके से कैसे वर्क करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स रोड का वर्क करते हैं और जो डायनिन प्रोटीन है वो एक तरीके से व्हीकल का वर्क करते हैं। और फिर ये इसके ऊपर लोड हो जाता है कार्गो, कुछ भी हो, सेल ऑर्गेनेली हो, वेसिकल्स हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का वर्क इस तरीके से हो जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, जिसमें प्रोटीन कौन सी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स में भी अल्फा ट्यूबुलेंस और बीटा ट्यूबुलेंस प्रोटीन्स होती हैं। ये आपस में अरेंज होती जाती हैं और इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ही डायनिन प्रोटीन्स लगी रहती हैं जो कि रन करती हैं उनके ऊपर, और जिस ऑर्गेनेली को, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, उसको वहाँ से पकड़कर जो दूसरा न्यूक्लियस है उसके पास ले जाती हैं। तो इस तरह से ये फीमेल का प्रोन्यूक्लियस पास आ जाता है मेल के प्रोन्यूक्लियस से, और मेल का जो प्रोन्यूक्लियस है वो भी इसी प्रोसेस से चला जाता है फीमेल के पास, दोनों आस पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में पास आ जाते हैं और फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अब देखिए न्यूक्लियस ये जो मेल का है वो तो यहाँ पहुँच चुका है, फीमेल का भी यहाँ आ चुका है बाई स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा। फिर क्या होता है, फीमेल के पास भी अपना एक सेंट्रियोल होता है जो कि अब एक्टिवेट हो जाएगा, और वो फिर जैसे मेल में प्रोसेस हुई है वैसे ही सेम फीमेल में प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों में सेम कंडीशन आ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका था, माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल का था, मेल की तरफ से कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। मेल की तरफ से याद रखिएगा केवल दो पोर्शन आते हैं, पहला न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो केवल दो पोर्शन आते हैं मेल की तरफ से, बाकी फीमेल की तरफ से सारा कुछ आता है। फीमेल की तरफ से क्या क्या आया है, न्यूक्लियस आया है, सेंट्रोसोम आया है, माइटोकॉन्ड्रिया आया है, योक आया है, और ये प्रोटीन्स पड़ी हुई है, सारी प्रोटीन्स आए हैं। मतलब सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स भी ऑर्गेनेली हैं, तो ये सारे के सारे पोर्शन कौन प्रोवाइड कराता है, ये फीमेल के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। मेल की तरफ से केवल न्यूक्लियस ही मेन होता है, सेंट्रियोल का भी यूज़ होता है, वो आपको बता दिया है। तो ये पोर्शन जो है वो पाए जाते हैं। अब क्या होगा, मेल और फीमेल के प्रोन्यूक्लियस में चेंजेस आ जाती है। चेंजेस क्या आ जाती है कि वो उनके जो न्यूक्लियस की लेयर है, डबल लेयर होती है न्यूक्लियस में, वो डिग्रेड्स करने लगती है और हटने लगती है। प्रोफेज की बात करें हम, प्रोफेज की स्टेज में ऐसा होता है, और जो अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे। वो आपस में जो
टाइटली पैक्ड थे वो रिलीज़ हो जाएंगे, और क्या होगा, वो सारे के सारे अलग अलग होने लगेंगे। अलग अलग होने के बाद फिर आपस में मिक्स होकर ये सिंगल एक जायगोट की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो मेल और फीमेल जो कि पहले कैसे थे, एन एन आपस में जुड़ के कैसे हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन अब हो जाएगी। अब हम इसको जायगोट बोल सकते हैं, और ये इसमें दोनों के करैक्टर हैं, मेल के भी करैक्टर हैं और फीमेल के भी करैक्टर हैं। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल की तरफ से आया था। अब इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है वैसे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है मैटरनल इफेक्ट और दूसरा है मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये दो टर्म हैं, इनके बारे में आपको जानना है। मैटरनल इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट क्या होता है। तो पहले तो मैटरनल की बात की जा रही है, तो मैटरनल यानी मदर से बात की जा रही है। तो मदर से क्या क्या चीज़ आती हैं ये आपको पता चली चुकी हैं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस जो होता है और मैटरनल इफेक्ट होता है वो किससे रिलेटेड होते हैं। मैटरनल इफेक्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है प्रोटीन से, जो कि फीमेल के न्यूक्लियस के द्वारा फॉर्म की गई थी, पहले ही फॉर्म कर दी गई थी। जब oogenesis की प्रोसेस चल रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि सेल में, ओवम में, एग में कुछ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती रहती है, इनफॉर्मोसोम बोलते हैं, और mRNA की भी फॉर्मेशन होती है, वो भी यहीं पे पड़े रहते हैं। तो उनके द्वारा जो आगे चल के फिनोटाइपिक इफेक्ट दिया जाता है, फिनोटाइप बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं कैरेक्टर्स में, वो सारे रिलेटेड होते हैं मैटरनल इफेक्ट से। अब क्योंकि ये मदर की तरफ से दिया जा रहा है इफेक्ट, तो इसलिए इसको मैटरनल इफेक्ट बोलते हैं। फादर की तरफ से दिया जाता तो पैटर्नल इफेक्ट बोलते। लेकिन फादर की तरफ से कैसे दिया जाता, फादर की तरफ से तो केवल न्यूक्लियस आया है, और न्यूक्लियस तो अभी इस समय जायगोट की फॉर्मेशन करने में लगा हुआ है, प्रोटीन्स तो वो बना ही नहीं सकता, तो वहाँ से प्रोटीन्स कहाँ से आएंगी, नहीं आ सकती, इसलिए मैटरनल इफेक्ट यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। फिर दूसरा टर्म है मैटरनल इनहेरिटेंस। सेम वही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो प्रोटीन्स बनती हैं उनसे जो इफेक्ट आता है आगे चलकर फिनोटाइप्स में कैरेक्टर्स जैसे आते हैं, वो मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो दो टर्म है, पहला तो है मैटरनल इफेक्ट और दूसरा है मैटरनल इनहेरिटेंस। तो मैटरनल इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियस से जो प्रोटीन बनी थी और बाद में ट्रांसफ़र हो गई थी साइटोप्लाज्म में, उनसे जो कैरेक्टर्स आते हैं वो कहलाए जाएंगे मैटरनल इफेक्ट, यानी न्यूक्लियर जीन इसमें इन्वॉल्व है। और मैटरनल इनहेरिटेंस के जो कैरेक्टर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए साइटोप्लाज्मिक जीन इन्वॉल्व हैं। तो ये दो टर्म्स का डिफरेंस इतना ही है। मैटरनल इफेक्ट जो है वो कौन गवर्न करता है, न्यूक्लियस जीन करती हैं, और मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन यानी साइटोप्लाज्मिक जीन। तो इतना से डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हम आगे जब क्लीवेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसानी से समझेंगे। अभी केवल आप ये जान लीजिए मैटरनल इफेक्ट किसकी वजह से आता है, कैसे आता है, और मैटरनल इनहेरिटेंस किसकी वजह से आता है और कैसे आता है, क्यों इसको साइटोप्लाज्मिक बोलते हैं और क्यों इसको न्यूक्लियर जीन्स से बोलते हैं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुई है वही है, उसी के बारे में कुछ डिटेल्स में। आफ्टर द स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूज, द स्पर्म न्यूक्लियस एंड इट्स सेंट्रियोल सेपरेट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लैजेलम। तो जब स्पर्म और एग की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज करती हैं उसके बाद से क्या होता है, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जो है वो सेपरेट हो जाता है स्पर्म से, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेला जो है वो अलग रह जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेला डिसइंटीग्रेट हो जाता है सेल के अंदर ही। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, केवल दो चीज़ें पहुंचती हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा सेंट्रियोल, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेला डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये वही पॉइंट है जो बता चुका हूँ। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज ट्रांसमिटेड बाय मैटरनल पेरेंट्स। मदर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है फीमेल की तरफ से, बाकी मेल की तरफ से नहीं होता है। तो ये भी वही पॉइंट है। द सेंट्रोसोम नीडेड टू प्रोड्यूस द माइटोटिक स्पिंडल, वो भी कहाँ से आता है, स्पर्म की तरफ से। तो ये भी बात मैं बता चुका हूँ आपको कि जो सेंट्रियोल है वो फादर की तरफ से आता है, मदर की तरफ से मदर के पास होता तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, एक्टिवेट बाद में होता है जब मेल का सेंट्रियोल आके एक्टिव हो जाता है, उसके बाद ही वो एक्टिव हो पाता है।
तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्पर्म सेंट्रियोल एक्ट एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक्सटेंडिंग इट्स ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटीग्रेट्स देम विद एग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म एन एस्टर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रियोल जो है वो पॉलीमराइज होकर माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स फीमेल के प्रोन्यूक्लियस तक पहुँच जाते हैं और इस फॉर्मेशन को एस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट बता चुका हूँ। व्हेन द स्पर्म एंटर द एग साइटोप्लाज्म the sperm nucleus undergo dramatic transformation and it is decondensed to form haploid male nucleus। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब स्पर्म का न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसका जो क्रोमोसोम होता है वो सारे के सारे डीकंडेंस हो जाते हैं यानी खुल जाते हैं और वो एक सिंपल प्रोन्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मेशन प्रोफेज स्टेज की है। प्रोफेज स्टेज में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड हो जाती हैं और उसके बाद जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर एनवलप डीजनरेट। ये भी वही बात है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर एनवलप डीजनरेट हो जाते हैं क्रोमैटिन और वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फिर जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हट गई है तो फिर तो वो साइटोप्लाज्म का ही रह गया सब कुछ, न्यूक्लियस से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, साइटोप्लाज्म में ही क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। नेक्स्ट है काइनेसिस फ्रॉम द एग साइटोप्लाज्म फॉस्फोराइलेट द स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो एग में काइनेसिस पाए जाते हैं, एग में काइनेसिस पाए जाते हैं जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं स्पर्म के क्रोमोसोम में जो हिस्टोन प्रोटीन लगी होती है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप जानते ही होंगे। हिस्टोन प्रोटीन का वर्क क्या होता है, ये क्रोमोसोम को पैक करके रखती हैं। क्रोमोसोम की पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ही होती है। इनको फॉस्फोराइलेट करके हटा दिया जाता है बाई किसके द्वारा, फीमेल के काइनेस जो पाए जाते हैं उनके द्वारा, जिसकी वजह से ही हिस्टोन प्रोटीन के हटने की वजह से ही जो क्रोमोसोम है वो लूज़ हो जाते हैं और वो डीकंडेंस हो जाते हैं। अब जब वो डीकंडेंस हो जाएंगे फिर उनकी जो हिस्टोन प्रोटीन थी उनको हटा दिया जाता है, उसके बजाय रिप्लेस कर दिया जाता है एग से जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस ये आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है काफ़ी, कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो फीमेल के द्वारा दी जा रही हैं क्रोमोसोम्स को, किसके, मेल के क्रोमोसोम को, और जो मेल के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स थी वो सारी की सारी हटा दी जा रही हैं। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, हिस्टोन प्रोटीन का। मेल की तरफ से हिस्टोन प्रोटीन दी जा रही है फीमेल की तरफ, मेल के पास हिस्टोन प्रोटीन दी जा रही है फीमेल की तरफ से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और नेक्स्ट है, जब डीकंडेंस हो जाता है डीएनए तो डीएनए पॉलीमरेज आके उस पर वर्क करने लगती हैं और रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये आगे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एस फेज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमको पता है कि रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है, एस फेज़ में होती है। तो यानी इतना सब कुछ होने के बाद सेल में सेल डिवीज़न की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, सेल पहुँच चुका है एस फेज़ तक। और एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आकर बाइंड हो चुकी है और वो अपना वर्क करने लगी है डीएनए डुप्लीकेट करने का। अब डीएनए सिंथेसिस हो जाती है तो क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोटिक न्यूक्लियस एंड डिपेंडेंट, ये सारी की सारी जो फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती थी, कैल्शियम के लेवल पे डिपेंड करती थी। और कैल्शियम का जो लेवल है वो हाई हो चुका था, पहले ही हम जान चुके हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो एग एक्टिवेट हो गया था और एग एक्टिवेट होने की वजह से उसमें कैल्शियम की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस, ये पहले वाली ही बात है, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं। एग जब एक्टिवेट होता है तो उसका पीएच लेवल हाई हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। पीएच लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और सेल की डिवीज़न जो रुकी हुई थी वो सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। तो ये वही सारी बात है। और जब सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी तो सेल डिवाइड हो के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये फॉर्मेशन होती है। अब देखिए क्या हुआ था, इंटरफेज में ये प्रोसेस हो जाती है सेल की जो डुप्लीकेशन होना है। इंटरफेज में भी कौन सी फेज़ होती है, सॉरी, इंटरफेज में जो फेज़ होती है वो एस फेज़ होती है। एस फेज़ में सेल का डुप्लीकेशन होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड्स हो जाएगी और सारे के सारे क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे।
साइटोप्लाज्म में आने के बाद डीएनए पॉलीमरेज उन पे आकर बाइंड हो जाएगी और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर जो ये हैं ये इसको अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो ये इस तरफ खींचेंगे और ये इस तरफ खींचेंगे। इस वजह से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसमें इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी फरो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फरो फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि जो सेल है पहले सर्कल था वो अब इस तरीके से इसमें फरो की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये आगे चलकर सिंगल से डबल होने वाला है। तो इनमें इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट प्रोफेज की स्टेज आ जाती है। एस फेज इंटरफेज के बाद प्रोफेज स्टेज में जैसे ही जाएगा, प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, प्रोफेज स्टेज में वो सारी प्रोसेस हो जाती हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिकंडेंस हो जाते हैं फुल्ली, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर में अटैच हो जाते हैं। एक तो मेल की तरफ से आया होगा, एक फीमेल की तरफ से आया होगा क्रोमोसोम, और ये सारे के सारे अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको मेटाफेज स्टेज में दिखाई देगी। अब मेटाफेज स्टेज में ये फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एनाफेज स्टेज आ जाती है, और एनाफेज स्टेज में ये एनीलिंग हो जाती है इनकी, यानी एक एक सिस्टर को, ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो आपस में अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड एक इस तरफ रह जाता है, बाकी इस तरफ रह जाता है। एनाफेज स्टेज में एनीलिंग हो जाता है, इस प्रोसेस को एनीलिंग बोलते हैं और इसीलिए इसको एनाफेज स्टेज बोलते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से, स्पिंडल फाइबर का रोल यही है। उसके बाद क्या होगा, फिर टीलोफेज स्टेज आएगी। टीलोफेज स्टेज में वही है, जो क्रोमोसोम्स सिंगल क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स वाले थे वो सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस की जो सेल वॉल है वो वापस आ जाएगी टीलोफेज में। टीलोफेज जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डिग्रेड्स हो गई थी, एक तरह से न्यूक्लियस बिल्कुल चला गया था, और जो क्रोमोसोम थे वो बाहर आ गए थे साइटोप्लाज्म में। उसका अपोजिट टीलोफेज में होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम वापस आ जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, और सेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो फिर से बन जाएगी। तो इस तरह से ये सिंगल सेल से डबल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्लीवेज। तो फर्स्ट क्लीवेज जो है वो इस तरह से हो चुका है। और इसमें देखिए सेंट्रियोल भी होता है मदर के पास, एक सेंट्रियोल्स तो फादर के पास आया था, मदर के पास अपना होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो मदर से आए हैं, वो भी फिर डिवाइड करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ तो एक ही दिखाया है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं जैसे न्यूक्लियस डिवाइड किया है, और उनकी भी जो क्वांटिटी है वो डबल होती जाती है और ट्रिपल भी होती जाती है। तो इस तरह से ये सेल में बराबर अमाउंट में पहुंचते रहते हैं। फिर इस तरह से और डिवीज़न करेंगे, और इस तरह से सिंगल सेल से ये 4 सेल स्टेज में आ चुके हैं। तो ये क्लीवेज होती रहती है। क्लीवेज में यही होता है, सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, सेल के अंदर जो मटेरियल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है साइटोप्लाज्म की। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है और जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सारे के सारे डबल्स होते रहते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइड करते रहेंगे बाई माइटोसिस। यहाँ पे केवल माइटोसिस साइकिल चलेगी, मियोसिस साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि अब ये सोमेटिक सेल की कंडीशन आ चुकी है। अब ये डिवाइड करते करते कंप्लीट सी अर्चिन की फॉर्मेशन कर देंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी था, इसमें सेल साइकिल का काफ़ी सारा यूज़ है। मिलते हैं हम आपको अब आपके अगली नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में हम अब क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे, क्लीवेज किस तरह से होता है, और क्लीवेज होने के बाद किस तरह की फॉर्मेशन होती है सेल्स की। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लीवेज के बाद मोरुला कैसे बनता है, ब्लास्टुला कैसे बनता है, और गैस्ट्रुला कैसे बनता है। तो ये 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, पहली गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस और दूसरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस जो है क्लीवेज, वो हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।